नमस्कार, आप देख रहे हैं कानूनी पहलू। मैं हूं गुंजन और आज हम एक बार फिर से बात करेंगे डिवोर्स यानी कि तलाक कानून पर। पिछले हफ्ते भी हमने तलाक और उससे जुड़े कानून पर चर्चा की थी, लेकिन तलाक कानून के बारे में जानने के लिए इतनी कॉल्स हमारे पास आई कि काफी सारी कॉल्स हम उठा ही नहीं पाए। तो अगर आप इस तलाक कानून के बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। आपके सवालों का जवाब देने के लिए एक बार फिर से एडवोकेट विवेक नासा हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन उससे पहले देखते हैं ये रिपोर्ट। हिंदुओं में विवाह एक पवित्र बंधन माना जाता है। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत तलाक का कोई भी प्रावधान नहीं था। तलाक पाने की धारणा को तब भारतीय समाज में अतिवादी माना जाता था। इस कड़ी व्यवस्था का शिकार पत्नियां होती थी। तलाक के जरिए अब कानून ने ऐसी व्यवस्था कर दी है जिससे अप्रिय वैवाहिक जीवन से छुटकारा मिल सकता है। ऐसे प्रावधान का सबसे अधिक लाभ महिलाओं को ही मिला है, क्योंकि उन्हें अब पतियों द्वारा अन्याय या उत्पीड़न सहने की जरूरत नहीं है। तलाक सेक्शन 13A और 13B के तहत लिया जा सकता है। हालांकि जल्दबाजी में हुए तलाक को रोकने के लिए कानून ने कुछ प्रतिबंध भी लगाए हैं। तलाक पाने से पहले दोनों पक्षों को जुडिशियल सेपरेशन आदेश प्राप्त करना होगा, तभी तलाक मिल सकता है। चलिए अब जानते हैं कि जुडिशियल सेपरेशन क्या है। जुडिशियल सेपरेशन न्यायिक विच्छेद दोनों वैवाहिक जीवन साथियों को व्याभिचार, क्रूरता, पलायन, यौन रोग, विक्षिप्तता, उपचार नहीं होने लायक कुष्ठ रोग, संन्यास आदि के आधार पर कानून न्यायिक विच्छेद की घोषणा कर देता है। लेकिन एक हिंदू पत्नी इन कारणों से भी तलाक पाने की हकदार है। पति यदि दूसरा विवाह करता है, पति अगर बलात्कार या पाशविकता अथवा साथ न रह पाने का दोषी हो, पारस्परिक सहमति द्वारा तलाक जब पति पत्नी दोनों इस बात से सहमत हों कि उनका वैवाहिक जीवन सफल नहीं हो पाएगा, तो आसानी से सहमति से तलाक लिया जा सकता है। ऐसे तलाक के लिए अदालत को कोई कारण बताने की जरूरत नहीं। उन्हें जिला अदालत में तलाक की अर्जी दाखिल करनी होगी। लेकिन कुछ बिंदुओं पर ध्यान देना जरूरी है, जैसे पति पत्नी पिछले 1 साल से अलग रहते हों, दोनों सहमत हों कि वो अब साथ नहीं रह सकते, दोनों में से किसी को भी तलाक की अर्जी के लिए बाध्य न किया गया हो। अदालत तलाक की अर्जी के 6 महीने तक कोई कार्रवाई नहीं करती, ताकि दोनों अपने फैसले पर फिर से विचार कर सकें। 6 महीने के बाद और 18 महीने से पहले अगर अर्जी वापस नहीं की गई, तो अदालत तलाक का फैसला सुना देती है। अगर दोनों में से कोई भी एक पक्ष सहमत ना हो, तो अदालत इस संबंध में जांच करवाती है। अगर जांच के दौरान सहमति ना पाई जाए, तो तलाक का आदेश नहीं दिया जा सकता। तो हमने एक आपको छोटी सी रिपोर्ट दिखाई, तलाक क्या है और तलाक से जुड़े कानून क्या हैं। आपके बहुत सारे कॉल्स आए थे, पिछले हफ्ते भी हमने तलाक ही लिया था टॉपिक। बहुत सारे कॉल्स आए थे, बहुत सारे कॉल्स हम उठा नहीं पाए थे। यही वजह है कि इस बार फिर से हम तलाक कानून के बारे में आपको बताने के लिए हाजिर हैं और हमारे साथ एक बार फिर से एडवोकेट विवेक नासा हैं। सो वेलकम। थैंक यू। विवेक सर, पिछली बार हमने तलाक क्या है, क्या प्रोसीजर है, इन सब बारे में, इन सब विषयों पर हमने बात करी थी। अब जो प्रश्न मेरा है वो ये है कि तलाक जब भी लेता है कोई कपल, तो 6 से 18 महीनों का वक्त दिया जाता है, सो दैट दे कम टुगेदर वंस अगेन, रिकंसाइल कर सकते हैं। क्यों करा जाता है? क्या रिकंसाइल ही इसका मकसद होता है, या सोच लें, विचार लें, क्यों दिया जाता है ये समय पीरियड 6 से 18 महीने का? जी, अगर हम 6 से 18 महीनों की बात करें, तो डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट के जो केसेस हैं, उसमें कम से कम 6 महीने का समय दिया जाता है। पहली पिटीशन, जिस दिन आपने पिटीशन फाइल की, उस दिन आप पहला मोशन करके आप कोर्ट में अपना बयान दे देते हैं, जॉइंट स्टेटमेंट हो जाती है कि हम तलाक लेना चाहते हैं। उसके बाद 6 महीने का समय दिया जाता है ये समय, और उसके बाद ही सेकंड मोशन, या इसका मतलब आपके जो दोबारा स्टेटमेंट होगी, सेकंड स्टेटमेंट जो होगी कोर्ट में, वो मिनिमम 6 महीने बाद ही हो सकती है। ये 6 महीने का समय इसलिए दिया जाता है ताकि जो कपल है वो रिकंसाइल कर सके। कई बार होता है कि फिट ऑफ एंगर में आके एक बार उस समय तो आपस में झगड़ा हो गया, पर उसके बाद समय बीतते हुए उन्हें लगता है कि शायद हम साथ रह सकते हैं, शायद हम बच्चों के लिए साथ रह सकते हैं। तो उस समय में जो बीच में समय दिया गया उसमें वो रिकंसिलेशन कर लेते हैं, और ताकि वो अपनी जो म्यूचुअल कंसेंट की तलाक की अर्जी है वो वापस ले सकें। ये कम से कम 6 महीने का समय है, और ज्यादा से ज्यादा 18 महीने। अगर 18 महीने में कोई कपल अपनी ज्वाइंट स्टेटमेंट दोबारा करवाने नहीं आता है, तो ये अज्यूम कर लिया जाता है कि उन्होंने रिकंसिलिएशन कर लिया है, और 18 महीने बाद वो आपकी जो डिवोर्स की अर्जी है वो वही खारिज हो जाएगी, ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी। तो इसीलिए डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट के अंदर मिनिमम तो आपकी सेकंड स्टेटमेंट 6 महीने बाद होगी। 18 महीने तक का टाइम है। अगर 18 महीने बाद तक भी आप दोबारा कोर्ट में नहीं जाते हैं,
रीस्टेटमेंट करने के लिए कि हाँ हमें तलाक चाहिए ही चाहिए, तो उस केस में आपकी अर्जी खत्म हो जाएगी, यानी कि आपकी डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट की पिटीशन खत्म मानी जाएगी। जी वकील साहब, ये जो 6 से 18 महीने का वक्त दिया जाता है, इसमें क्या कपल को साथ ही रहना पड़ता है, ये जरूरी है? या लड़की ने अगर फाइल किया है या लड़के ने अगर जिसने भी फाइल किया है, दोनों में से अलग रह सकते हैं इसमें इस टाइम पीरियड में? जी, हम बात कर रहे हैं डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट की। डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट दोनों पार्टियों के सहमति से फाइल किया जाता है और दोनों इकट्ठे ही फाइल करते हैं। इसमें दोनों ज्वाइंट पिटिशनर कहलाए जाते हैं, तो ये पिटीशन दोनों इकट्ठे ही फाइल करेंगे। हाँ, ये जरूरी नहीं कि इस समय में जब ये पिटीशन फाइल की गई और 6 से 18 महीने का जो भी समय दिया गया उन्हें साथ रहना जरूरी नहीं है, वो अलग अलग भी रह सकते हैं। और 99% केसेस में दोनों कपल जो है अलग अलग ही रह रहे होते हैं, हस्बैंड और वाइफ। अब ऐसा बीच में हो सकता है परिवार वालों के इंटरफेरेंस से या फिर बच्चों के लिए, या अपना वो खुद भी सोचें कि हाँ शायद हम साथ रह सकें, तो उसके बाद अगर वो चाहें तो साथ रह सकते हैं, अपनी अर्जी वापस ले सकते हैं। हाँ, पर ये कोई मैंडेटरी नहीं है कि उन्हें इस डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट की पिटीशन के दौरान साथ रहना है, वो अलग भी रह सकते हैं। जी ये तो म्यूचुअल कंसेंट वाली बात हुई वकील साहब। मान लीजिए कि वो चाह ही रहे हैं, कोई भी आइदर ऑफ द पार्टी, कि हमें डिवोर्स लेना ही लेना है, और वो नहीं चाहते कि उन्हें ये टाइम पीरियड दिया जाए बिकॉज दे आर वेरी क्लियर कि हमें डिवोर्स लेना ही है। उस केस में क्या होता है? तब भी 6 से 18 महीने का वक्त दिया ही जाता है? अगर हम बात करें कंटेस्टेड केसेस की, जिसमें कि एक पार्टी ने डिवोर्स की एप्लीकेशन फाइल की है, उसमें 6 से 18 महीने का समय नहीं है। अगर वाइफ ने या हस्बैंड ने इंडिपेंडेंटली कोर्ट में अर्जी दी है डिवोर्स के लिए, जो 13(1)(a) में सेक्शन 13(1)(a) ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट में जो भी ग्राउंड्स अवेलेबल हैं, जिन्हें हमने पहले भी डिस्कस किया था, उन ग्राउंड्स के आधार पर अगर एक व्यक्ति, चाहे हस्बैंड चाहे वाइफ, वो तलाक की अर्जी देती है और अगर दूसरी पार्टी नहीं चाहती, दूसरा स्पाउस नहीं चाहता कि तलाक लिया जाए, तो कंटेस्टेड केस बन जाएगा। उसमें दूसरा स्पाउस, चाहे वो वाइफ हो चाहे हस्बैंड हो, वो जाके कोर्ट में रिप्लाई दे सकते हैं, कह सकते हैं हमें डिवोर्स नहीं चाहिए। फिर जिस पार्टी ने भी चाहे हस्बैंड या वाइफ ने डिवोर्स की एप्लीकेशन फाइल की है, वो एविडेंस लीड करेंगे और अकॉर्डिंगली फिर कोर्ट जजमेंट देगा। वो कोर्ट डिवोर्स भी दे सकती है और कोर्ट डिवोर्स की अर्जी को खारिज भी कर सकती है। इसके लिए कोई सेट टाइम लिमिट नहीं है। कानून के हिसाब से तो मिनिमम इसको 6 महीने में डिसाइड हो जानी चाहिए इस तरीके की पिटीशंस। हाउएवर क्योंकि कोर्ट्स में पेंडेंसी बहुत है केसेस की, तो कुछ समय लग जाता है, 2 से 2.5 साल लग ही जाते हैं। जी चलिए, एक कॉलर अंबाला से हमारे साथ जुड़ गए हैं, कृष्ण लता है। नमस्कार। नमस्कार जी, पूछिए अपना सवाल। मैंने सवाल पूछा है कि मेरा लड़का जो है 3 साल से अपनी वाइफ से 3 साल से सेपरेट रहेगा जी। लड़के की जो मतलब सास थी और उसकी जो वाइफ है, वो दोनों उससे ना मतलब गलत व्यवहार करती हैं, उसको मारती भी हैं, उसको नौकरता बना के रखती हैं। उन्होंने उसको घर से निकाल दिया था। जी हेलो। जी जी। तो अब से 2 बच्चे भी हैं, एक लड़की है 9.5 साल की, एक लड़का है 5 साल का। जी। दोनों बच्चे उसके पास हैं, हमारे पर लड़के के पास नहीं है जी। तो अब हमने डाइवोर्स का केस डाला है, तो इसमें मतलब जैसे 3 साल की सेपरेशन है, इसमें क्या चांसेस है कि हमें डाइवोर्स मिलने के? जी वकील साहब। जी, आपके पास वैलिड ग्राउंड है डिवोर्स सीख करने का। अब मुझे ये नहीं पता कि क्या ग्राउंड्स लिए हैं आपके वकील ने, पर क्योंकि ये 3 साल से अलग रह रहे हैं, तो 3 साल के डिजर्शन का एक ग्राउंड बन जाता है। अगर पति पत्नी 2 साल या उससे ज्यादा से अलग रह रहे हैं, एक ग्राउंड है डिवोर्स का। जैसे कि आपने कहा वो मारते पीटते भी थे, यानी कि क्रूअल्टी थी इन लॉज के द्वारा, तो ये भी एक ग्राउंड है डिवोर्स का। तो अब डिपेंड करता है कि आपके जो दामाद हैं वो इसको कंटेस्ट करना चाहते हैं या वो भी चाहते हैं कि डिवोर्स हो जाए। अगर वो कंटेस्ट कर, मेरा तो लड़का है, दामाद नहीं है, मेरा है लड़का। अच्छा जी, मेरा तो लड़का है। हम डाइवोर्स करते हैं क्योंकि वो लड़की हमारे पास रहने के काबिल नहीं है, वो झूठ भी बोलती है। अच्छा। बिना वजह से झूठे एलिगेशन भी हमारे ऊपर लगाती है। अच्छा, फिर हमारे पास रहती भी नहीं है, रहती भी अपनी माँ के पास ही है। तो मतलब जब हमारे पास आती नहीं है तो हम ना मारना पीटने का तो हमारा सवाल ही पैदा नहीं होता जी। मेरा लड़का बल्कि उनके पास रहता था, वो उसको उसके साथ मिसबिहेव करती थी उसके साथ। जी जी। तो वही बात, ये ग्राउंड्स जो हम बात कर रहे हैं क्रूअल्टी के, ये दोनों हस्बैंड और वाइफ को अवेलेबल हैं। अगर वाइफ भी हस्बैंड के साथ क्रूअल्टी करती है तो भी एक ग्राउंड बन जाता है डिवोर्स का। तो जैसे कि आपने कहा कि आपके लड़के के साथ आपकी बहू मिसबिहेव करती थी, तो ये ग्राउंड बन जाता है डिवोर्स का। अब ये डिपेंड करेगा कि क्या आपकी बहू डिवोर्स चाहती है या कंटेस्ट करती है। अब आपको ये बता दूं, कानून जो है ज्यादातर इंक्लाइंड होता है औरतों के फेवर में। आपको एविडेंस कोर्ट में प्रोड्यूस करना पड़ेगा कि ये बहुत ज्यादा मिसबिहेवियर था आपकी बहू के द्वारा आपके हस्बैंड, आपके बेटे के अगेंस्ट और आप लोगों के अगेंस्ट भी।
अगर आप ये प्रूव कर पाते हैं और एविडेंस लीड कीजिए, आर्ग्यूमेंट्स आप लीड करते हैं, चांसेस हैं आपके फेवर में भी जजमेंट हो सकती है, क्योंकि आपके साथ, आपके लड़के के साथ मिसबिहेवियर किया गया है, ये क्रूअल्टी है, और क्रूअल्टी एक बहुत बड़ा ग्राउंड है डिवोर्स का। जी चलिए कृष्ण लता जी, हमें उम्मीद है आपको तो अपने मतलब- सवाल का, हमें भी आप कुछ और पूछना चाहती हैं? बस मैंने यही पूछा था, मगर शायद कोई सेपरेशन की वजह से ना कह देते हैं ना कि 3 साल से सेपरेट से रह रहे हैं, तो शायद ये हमको बेनिफिट मिल जाएगी। नहीं कृष्ण लता जी, आपको वकील साहब ने बता दिया है कि आपके पास है एक ग्राउंड है जिसपे आप, वैलिड ग्राउंड है जिसकी वजह से आप डिवोर्स फाइल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो हमें उम्मीद है आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। वकील साहब, आप ये बताइए, लव मैरिज होती है और अरेंज मैरिज होती है, क्या दोनों में डिवोर्स के ग्राउंड्स, डिवोर्स के कानून एक ही होते हैं या अलग अलग होते हैं? बिल्कुल एक ही होते हैं, चाहे लव मैरिज हो चाहे अरेंज मैरिज हो, कोई फर्क नहीं है। मैरिज तो मैरिज है, लीगली मैरिज होती है। लव मैरिज और अरेंज मैरिज में डिफरेंस यही है कि लव मैरिज में लड़का और लड़की एक दूसरे को पहले से जानते हैं, अरेंज मैरिज में घर वालों के थ्रू शादी कराई जाती है। शादी तो शादी है, ग्राउंड्स फॉर डिवोर्स सेम है, तो प्रोसीजर भी सेम है। जी जी, तो चलिए आज हम बात कर रहे हैं एक बार फिर से तलाक कानून पे। इससे मुतालिक आपके कोई भी सवाल हो आप हमें कॉल कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, पर हम जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं कानूनी पहलू। आज जिस विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं, जिस कानून के बारे में हम जान रहे हैं, वो है तलाक कानून। इससे मुतालिक आपके कोई भी सवाल हो आप हमें कॉल कर सकते हैं। वकील साहब, कितने समय में तलाक मिल जाता है? क्योंकि हमने अक्सर ये देखा है, एक कोर्ट की ना छवि सी बन गई है कि ये तो हैंग होना ही है केस, ये तो 10 साल चलेगा। क्या तलाक भी इतना ही टाइम लेता है? जी, आपकी बात ठीक है। कोर्ट की एक धारणा बन गई है कोर्ट लोगों में कि कोर्ट में जाएंगे तो बहुत लंबे लंबे समय तक कोर्ट में ही जाना पड़ेगा। यूजुअली जो कंटेस्टेड केसेस हैं डिवोर्स के, जिसमें कि एक पार्टी यूनिलैटरली डिवोर्स की एप्लीकेशन फाइल करे और दूसरा हस्बैंड या वाइफ उसे कंटेस्ट करे, यानी कि अपोज करे, तो आइडली कानूनी तौर पे तो इसे 6 महीने में ये केसेस डिसाइड हो जाने चाहिए। हाउएवर, क्योंकि कोर्ट्स में काफी पेंडेंसी रहती है, तो 2 से 2.5 साल भी लग जाते हैं। डिपेंड करता है कि एविडेंस कैसे लीड किए जा रहे हैं, क्या आर्ग्यूमेंट्स हैं, एविडेंस देने के समय क्या विटनेसेस आ रहे हैं, किस समय पे आ रहे हैं, समय पे नहीं आ रहे, तो अमूमन 2 से 2.5 साल लग ही जाते हैं। हाँ, अगर डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट की बात करें, जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया है, कम से कम वो 6 महीने में डिसाइड हो जाता है। जी जी, चलिए पुनीत हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पे यमुनानगर से। नमस्कार। नमस्कार जी। जी पूछिए पुनीत, आपको क्या सवाल पूछना है? नमस्कार सर जी। जी नमस्कार। सर, ये मैं यमुनानगर से बोल रहा हूँ। एक मेरी सिस्टर है, वो उनका ना जी 1.5 साल से वो हमारे घर ही रह रहे हैं और अपने उनके हस्बैंड के साथ ना जी कोई रिलेशन नहीं है। और वो जो हमारे जिया जी लगते थे पहले, उन्होंने ना जी कोई लड़की के साथ अफेयर चल रहा था उनका बहुत टाइम से। अब उन्होंने इसके साथ शादी कर ली है जी। तो उनके साथ उनकी एक बेटी भी हो गई है। अच्छा। तो उन्होंने ना जी एक तो जन्म मृत्यु जो सर्टिफिकेट बनता है ना, बर्थ सर्टिफिकेट, वो लड़की के साथ नहीं वो बनाया हुआ। दूसरा उन्होंने क्या किया कि लड़की के साथ वो रहते हैं रेंट पे कहीं रूम लेके। तो सिस्टर मेरे यहाँ पे रहते हैं, जब हम उनके पास जाते हैं वो वहाँ मिलते नहीं उनके साथ। ठीक है जी, तो हमारे पास कोई सबूत नहीं है कि हम उनको इशू आउट कर सके कि भाई उन्होंने सेकंड मैरिज कर ली है। अच्छा, अभी आपकी सिस्टर के साथ उनका डिवोर्स नहीं हुआ है? डिवोर्स नहीं हुआ है। हमने एक तो 125 का केस किया हुआ है और एक हमने 498 का 494 का केस किया हुआ है सर उनके ऊपर। हाँ, चलिए आपने बिल्कुल ठीक किया हुआ है, 494 का केस किया हुआ है, क्योंकि ये आपके लिए फिक्स्ड रेमेडी ही यही है 494 के केस में। अब आपको यही करना है कि पुलिस के साथ लेके जाएं और उन्हें अरेस्ट कराएं, क्योंकि रीमैरिज करना यानी कि बाइगैमी, अगर एक आपकी वाइफ जिंदा है तो आप दोबारा रीमैरिज नहीं कर सकते जब तक आपका लीगली डिवोर्स ना हो जाए। तो अभी पहली रेमेडी तो आपके लिए यही है। बाकी आपने ये बिल्कुल ठीक कर रखा है कि 125 का भी आपने मेंटेनेंस के लिए केस डाल रखा है, 498 का भी डाल रखा है। साथ साथ अगर कोई वायलेंस हुई थी आपकी सिस्टर के साथ, डोमेस्टिक वायलेंस का भी केस डाल सकते हैं। बट रेमेडी यही है। आप अगर आपके अब क्योंकि उन्होंने दोबारा मैरिज कर ली है, तो रेमेडी मुझे तो यही दिखती है कि आप डिवोर्स के लिए भी अप्लाई करें और जो भी मेंटेनेंस या कॉम्पनसेशन एलिमनी जो भी बनती है वो ले लें, क्योंकि ये दिखता नहीं है कि आपके जो जीजा जी हैं, क्योंकि उन्होंने रीमैरिज कर लिया है, वहां भी एक बच्चा हो गया है, तो अब आपकी सिस्टर के साथ रहेंगे। मेरा तो एडवाइस यही है कि आप डिवोर्स भी साथ साथ फाइल कर दें और जो केसेस आप चला रहे हैं वो चलाते ही रहें। जी चलिए पुनीत, उम्मीद है आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा।
वकील साहब, आपने कहा रीमैरिज आप तब तक नहीं कर सकते जब तक आप डिवोर्स ना ले लें। जी। मान लीजिए कोई ऐसा केस आता है कि लड़की को पता चलता है या लड़के को पता चलता है कि अदर पार्टी ने शादी कर ली है जी। विदाउट डिवोर्स, जी। तो क्या ग्राउंड्स हैं उनके पास कि वो फाइल कर सकें केस, या जी। किस तरह से? ये अगर किसी व्यक्ति ने रीमैरिज कर ली है और उस समय जब उसका लीगली डिवोर्स नहीं हुआ है अपने स्पाउस के साथ, तो उस केस में 494 जैसे यानी कि बाइगेमी का केस फाइल किया जा सकता है, जो कि क्रिमिनल ऑफेंस है और इसमें सजा हो सकती है उस व्यक्ति को जिसने दोबारा शादी की है। और अगर आप प्रूफ नहीं कर पा रहे, जैसे इनका केस था कि आप प्रूफ नहीं कर पा रहे हैं कि दूसरे स्पाउस ने शादी कर ली है दूसरी, अब क्योंकि ये क्रिमिनल ऑफेंस है, इसमें प्रूफ तो लेके आना पड़ेगा कि आपने कंप्लेंट फाइल करेंगे, इसमें पुलिस भी इन्वेस्टिगेशन कर सकती है। तो कोर्ट के पास जाके आप पुलिस की इन्वेस्टिगेशन मांग सकते हैं कि पुलिस जाए, पुलिस इन्वेस्टिगेट करे। कोई अगर जैसे कोई भी डॉक्यूमेंट मिल जाता है, कोई भी जाली डॉक्यूमेंट मिल जाता है जो आपको आपका केस प्रूव करे, और कहीं भी अगर रहते हैं तो पड़ोसियों के थ्रू भी विटनेस लाई जा सकती है। तो बाइगैमी के लिए प्रूफ तो करना ही पड़ेगा, प्रूफ तो लाना ही पड़ेगा कि रीमैरिज कर ली है। और आपको ये भी बता दूं, ये जो दूसरी मैरिज है, यानी कि जो रीमैरिज की है उन्होंने, वो वर्ड एब इनिशियो है, यानी कि वो मान्य नहीं है, वो शादी मानी ही नहीं जाएगी। तो पहली शादी ही मान्य है जब तक डिवोर्स नहीं हो जाता। दूसरी शादी अगर कोई कर भी लेता है वो अमान्य है और उसमें ऑफेंस भी है, यानी कि उसमें सजा के भी प्रावधान है। जिस व्यक्ति ने जो व्यक्ति एग्रीव्ड है, यानी कि उसके हस्बैंड या उसकी वाइफ ने रीमैरिज कर ली है, वो एक ग्राउंड भी बन जाता है डिवोर्स का, वो डिवोर्स के लिए भी अप्लाई कर सकता है यूनिलैटरली। तो ऑप्शंस काफी हैं, 494 भी है, सेकंड मैरिज तो वैसे ही वॉइड है, अमान्य है, और डिवोर्स का भी ग्राउंड बन जाता है। वकील साहब, कई कपल जो है शादी जैसे मंदिर में कर ली शादी, जी। कोई गवाह नहीं है या किसी तरह की कोई लिखत पढ़त नहीं हुई है, और फिर उस केस में वो कभी डिवोर्स लेना चाहे लीगली, तो उनके ऊपर क्या कानून लागू होते हैं? बहुत अच्छा सवाल है। अब बहुत केसेस में ऐसा देखा गया है कि कपल ने मंदिर में शादी कर ली, कई बार मंदिर में पंडित है, वो विटनेस नहीं आ पाता। ऐसे केसेस में लोग शादी की रजिस्ट्रेशन भी नहीं कराते। हम तो ये सलाह देते हैं कि अगर आप मंदिर या इधर उधर भी शादी करें, सर्टिफिकेट लें मंदिर से, आर्य समाज में जाते हैं, आर्य समाज से सर्टिफिकेट लें और अपनी मैरिज को रजिस्टर कराएं। वो इसलिए क्योंकि अगर आपके पास मैरिज का कोई प्रूफ नहीं है और कल को आपकी जो मैरिज है उसमें प्रॉब्लम आ जाती है, तो हो सकता है लड़का ये कह दे कि मेरी तो इस लड़की के साथ शादी ही नहीं हुई, मैं तो लिव इन में रह रहा हूं। तो अगर आपकी कोई शादी होती है तो आपको प्रूफ जरूर रखना है ताकि आप लीगली डिवोर्स ले सकें। अदरवाइज लड़का, बहुत केसेस में हमने देखा है, लड़के यही कह देते हैं कि हमारी शादी ही नहीं हुई थी। जी, चलिए एक कॉलर जुड़ गए हैं हमारे साथ फोन लाइन पे, भिवानी से हैं पर अपना नाम नहीं बताना चाहते। नमस्कार, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। मैम, मैं ये जानना चाहता था, मतलब मेरी वाइफ यहाँ से राजी गई थी, अपने पीयर में गई थी जी, और मतलब वहां से जाते ही वुमेन सेल से थ्रू उसने कंप्लेंट कर दी है जी। और मतलब वो खर्चा वर्चा मांग रही है, दहेज का सारा सामान मांग रही है जी। अगर मैडम मतलब मैं उसको सामान और मतलब फलाना दे देता हूँ, सामान दे देता हूँ, तो वो मतलब खर्चा मतलब जैसे तारीख भी लगती रहेगी है मैडम, या फिर वो उसके बाद में कोई कंप्लेंट और भी दायर कर सकती है? मैं ये जानना चाहता था मैडम। जी वकील साहब। जी, जैसे कि आपने कहा वो खुशी खुशी अपने घर गई थी, अपने पेरेंट्स के घर गई थी, पर आपके अगेंस्ट वुमेन सेल में जाके कंप्लेंट कर दी है। अब क्योंकि उन्होंने आप हो सकता है कि वुमेन सेल वाले आपको बुलाएं कंसीलिएशन प्रोसेस के लिए। वुमेन सेल वाले भी कोशिश करते हैं कि आप दोनों साथ रह सकें। वहां आप जाके कह सकते हैं कि मैं अपनी वाइफ को अपने साथ रखना चाहता हूं। सामान जो उन्होंने दिया था, सामान आपको वापस दे देना चाहिए, क्योंकि आप अगर वो सामान अपना वापस मांग रहे हैं तो आप वापस दे दीजिए, तो आपका जो केस है स्ट्रांग हो जाएगा। मेंटेनेंस उनका राइट है, पर अगर वो आपके साथ आके रहती हैं तो आप साथ में ही मेंटेन करेंगे। मेंटेनेंस के केस में भी आप ये प्ली ले सकते हैं कि मेरी पत्नी अगर मेरे साथ आके रहती है तो मैं अपने साथ ही मेंटेन करूंगा, अदरवाइज मेरे पास इतना पैसा नहीं है। हाँ, ये जरूर है, वो आपके खिलाफ और केसेस भी फाइल कर सकती हैं। पर हाँ, आपके पास क्या रेमेडी है, क्योंकि वो आपके साथ अब आके नहीं रह रही, आप कोर्ट चाहिए किसी वकील के थ्रू सेक्शन 9 यानी कि रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स की पिटीशन फाइल कर सकते हैं। उसमें क्या है कि कोर्ट ऑर्डर कर सकती है आपकी वाइफ को कि वो आपके साथ आके रहें, और इसका आपको काफी आगे फायदा भी मिलेगा। जी, चलिए सुरेंद्र फिर एक बार हमारे साथ जुड़ गए हैं पानीपत से। सुरेंद्र जी नमस्कार। सुरेंद्र जी, आप अपना सवाल पूछिए। हाँ जी सर जी, मेरे जो ये थर्मल प्लांट पावर स्टेशन है जी, हेलो जी जी,
तो इसमें हमारी जमीन गई थी, तो इसमें मैं केस जीत गया हूँ। तो गवर्नमेंट ने स्कीम रखी थी, जो यहाँ केस जीत जाएगा तो उसको जॉब मिलेगी। तो अभी 1987 में मेरी जमीन गई थी, तो मैं केस भी जीत गया चंडीगढ़ हाई कोर्ट से। तो 4 साल से मेरे को जॉब नहीं दे रहे थी। जी सुरेंद्र जी, आपका सवाल सुन के लग रहा है कि आप तलाक से मुतालिक कोई बात नहीं करना चाहते हैं, आपका सवाल कुछ और है। वकील साहब, वैसे तो हम आज तलाक पे डिस्कशन कर रहे हैं, पर क्योंकि आप कह रहे हैं कि हाई कोर्ट से आप केस जीत चुके हैं और आप एलिजिबल हैं, एलिजिबल कैटेगरी में आते हैं जॉब के लिए, तो आप वापस हाई कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं। एक कंटेम्प्ट पिटीशन फाइल कर सकते हैं हाई कोर्ट में कि हाई कोर्ट का ऑर्डर हो गया था, 3 से 4 साल हो गए हैं और फिर भी जॉब नहीं मिली है। एक कंटेम्प्ट पिटीशन फाइल कीजिए गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा के अगेंस्ट, तो उम्मीद है हमें कि आपको बेनिफिट मिल जाएगा। जी जी वकील साहब, मिसयूज हो रहा है हर कानून का, जैसे 498A यानी कि डाउरी कानून, दहेज कानून का हुआ, उसी तरह देखा जाए तो बनाया तो गया था ये औरतों की रक्षा के लिए। डिवोर्स कानून का भी हम कह सकते हैं कि एक तरह से औरतों के लिए ही हथियार था जी। पर अब इसका मिसयूज हो रहा है, इसके साथ और कई एलिगेशंस लगा दिए जाते हैं। वो कौन कौन से एलिगेशंस है जो एक औरत लगा सकती है? पति पर जो लगाती हैं वो उनके बारे में जानना चाहेंगे जो अनएथिकल है। जी, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। आज ये दहेज और इस तरीके के कानून एक वेपन बन गए हैं महिलाओं के हाथ में हस्बैंड्स को हरास करने के लिए। ये बहुत देखा गया है, इवन सुप्रीम कोर्ट तक भी ये मानती है कि ये एक वेपन बन गया है। ये जो कानून बने हैं पतियों को हरास करने के लिए, यूजुअली ये कानून बनाए गए थे पत्नियों के फेवर के लिए, ताकि लड़कियों का जो शोषण होता था वो रोका जा सके। पर इसका मिसयूज ज्यादा हो रहा है यूज होने से ज्यादा। आपको आंकड़े भी बताऊं तो अगर 100 केस फाइल होते हैं तो उसमें शायद 1 या 2 ही कन्विक्शन होता है, बाकी बाद में उनमें सेटलमेंट हो जाती है। आप दिल्ली में ही देखें तो मैं कुछ दिन पहले देख रहा था कि तिहाड़ जेल में एक ऐसा भी सेल बन गया है जिसे कि सास ननद सेल कहा जाता है, और उसमें महिलाएं ज्यादा जेल में गई हैं इस कानून की वजह से। वैसे तो ये कानून महिलाओं के प्रोटेक्शन के लिए था, पर इसमें सासों को और नंदों को जेल में डाल दिया जाता है, एलिगेशंस लगा दी जाती हैं। अब वो एलिगेशंस क्या क्या हो सकती हैं? पहली एलिगेशन तो लोग लगा देते हैं डाउरी की, कि हमारे से दहेज मांगा। फिर एलिगेशन लगाते हैं कि मैट्रिमोनियल होम में हमारे साथ मारपीट की गई, क्रूअल्टी की गई, जैसे कि 498 है, ग्राउंड ही है, सेक्शन ही क्रूअल्टी से रिलेशन में है, क्रूअल्टी की जाए। यानी कि लड़कियां जो बहुएं हैं वो एलिगेशन लगा देती हैं अपने पति के अगेंस्ट, सास ससुर के अगेंस्ट, नंदों के अगेंस्ट, देवरों के अगेंस्ट कि हमारे साथ मारपीट की गई, हरासमेंट किया गया। एलिगेशन लगती है कि हमारे से और डाउरी मांगते हैं। तो इस तरीके की काफी एलिगेशंस आ जाती हैं जो कि ग्राउंड बन जाती हैं 498A में कंप्लेंट और रजिस्टर होने का। फिर इस तरीके से एलिगेशंस जो लग जाती हैं तो होता क्या है, अरेस्ट हो जाते हैं इन लॉज, और उससे प्रॉब्लम हो जाती है। अभी कुछ समय पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने भी एडमिट किया, अभी 2 जुलाई को वेरी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट भी पास की है। वकील साहब माफ कीजिएगा, इस जजमेंट के लिए पूछेंगे आपसे, लेकिन एक कॉलर हमारे साथ बहुत देर से फोन लाइन पे है। गुरदीप हैं कैथल से। नमस्कार। नमस्कार मैम जी, अपना सवाल पूछिए। मैम मैं पूछना चाहता हूँ कि जो मेरा छोटा ब्रदर है ना, उसकी शादी हुई थी जी। उसकी शादी के बाद 1 साल के बाद वो जो उसकी घरवाली है ना, वो इटली चली गई जी। इटली से 2 साल हो गए मैम, वो आ नहीं रही है जी। उसकी कॉल आती है जी, और उनका बच्चा भी है एक मैम, वो बच्चा 3 साल का हो गया है। हम ये सोच रहे हैं कि ऐसी अवस्था में क्या उनका तलाक हो सकता है मैम? बच्चा यही तो है, वो आ नहीं रही है। बच्चा आपके पास है या माँ के साथ है? बच्चा हमारे पास है मैम, वो 1 साल का तब छोड़ के चली गई थी। अच्छा, ये ग्राउंड बन जाता है डिवोर्स का, क्योंकि आप ये कह सकते हैं कि लड़की ने डिजर्शन कर दी है कि अपने पति को छोड़ के चली गई है। साथ में आप ये ग्राउंड बन जाता है डिवोर्स का। अगर आप साथ भी रखना चाहते हैं तो एक रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स की एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं सेक्शन 9 हिंदू मैरिज एक्ट में। उसके अनुसार पत्नी को डायरेक्शन दी जा सकती है साथ आके रहें। एक बार ये डिक्री पास हो जाती है रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स की, उसके 1 साल तक वो फिर भी साथ आके नहीं रहती, ये भी एक एडिशनल ग्राउंड बन जाएगा डिवोर्स का। तो डिजर्शन एक ग्राउंड हो जाता है आपके लिए। और अगर आप रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स की पिटीशन फाइल कर लेते हैं, आपके फेवर में ऑर्डर हो जाता है, वो फिर भी आके साथ नहीं रहती 1 साल तक, ये एडिशनल ग्राउंड भी आपको मिल सकता है। तो आपके पास ग्राउंड्स हैं डिवोर्स के। जी चलिए गुरदीप जी, उम्मीद है आपको आपके सवाल का जवाब मिला होगा। एक और कॉलर फोन लाइन पर है हमारे साथ, भूपेंद्र हैं यमुनानगर से। नमस्कार। नमस्कार मैडम जी। पूछिए अपना सवाल भूपेंद्र जी। मैडम जी, मेरा ना एक्सीडेंट हो गया था 2012 में नवंबर में जी।
तो अब 2014 में मेरी मिसेज मेरे को छोड़ के चली गई है कि मैं विकलांग हो गई इस टाइम। अच्छा जी। तो ना ही मेरे को बच्चों से मिलने दे रही है, ना ही वो मेरे को पता कहाँ है। इतना पता लगा कि दिल्ली रह गई, सामान मैंने सारा घर का दोस्त से चली गई दिल्ली वो। तो प्लीज मेरे को बताओ मैं क्या करूँगी, बच्चों को बिल्कुल नहीं मिलने दे रही। ना ही तरीक से आते 9 तारीख की है तो 9 तारीख से भी नहीं आई, लेकिन उनका तरीक लेके चला गया है। जी, आपके केस में क्योंकि आपकी वाइफ आपको छोड़ के चली गई हैं, आप भी रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स की एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं कोर्ट में। इससे और कोर्ट से डायरेक्शन मांग सकते हैं कि आपकी पत्नी आपके साथ आगे रहें। आप वकील के थ्रू सेक्शन 9 रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स की एप्लीकेशन फाइल कीजिए। हमें उम्मीद है कोर्ट आपके फेवर में डिसीजन देगी, आपकी वाइफ को डायरेक्शन देगी कि वो आपके साथ रहे। साथ ही साथ आपके, क्योंकि आपने बताया आपके बच्चों से आपको मिलने नहीं दिया जा रहा, आप कोर्ट से विजिटिंग राइट्स की भी एप्लीकेशन मांग सकते हैं गार्डियन एंड वार्ड्स एक्ट में। एटलीस्ट आपको विजिटिंग राइट्स तो दिए ही जाएं, इन द मीनवाइल आपकी केस डिसाइड होते हैं। और आप रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स जरूर डालिए, उम्मीद है कि आपकी वाइफ आपके साथ आके रहेंगी। जी चलिए, उम्मीद है आपको आपके सवाल का जवाब मिला होगा। सर मैंने एप्लीकेशन डाली थी बच्चों के लिए, तो वहाँ पे समन गए थे जहाँ पे एड्रेस उन्होंने गलत बता रखा, तो वहाँ पे मिली नहीं मेरे को। अब आपको अगर ऐसी बात है कि आपके समन जो है सर्व नहीं हो रहे, जो एड्रेस दिया हुआ है वहां मिल नहीं रहे, आपको कहीं ना कहीं से आइडेंटिफाई तो करना ही पड़ेगा। क्योंकि कोर्ट अगर किसी को नोटिस करती है दूसरी पार्टी को, तो समन भेजे जाते हैं और समन में यह कहा जाता है कि जो डेट फिक्स्ड है आप कोर्ट में आए और अपनी बात कहें। अगर दूसरी पार्टी ट्रेसेबल नहीं है तो कोर्ट भी आपको हेल्प नहीं कर पाएगी। कहीं ना कहीं से आपको उनका एड्रेस तो ढूंढना ही पड़ेगा, चाहे एड्रेस या फोन नंबर, तभी आपकी हेल्प हो सकती है। तो मेरा सजेशन यही है, आप कोई भी रिलेटिव है, बीच में कोई भी अगर व्यक्ति है, आप कोशिश कीजिए एड्रेस ढूंढने का। अगर आपके पास दूसरी पार्टी का एड्रेस नहीं है तो मदद हो नहीं पाएगी। जी चलिए, तो यहाँ हम बात कर रहे हैं एक बार फिर से तलाक कानून के बारे में। इससे मुतालिक आपके कोई भी सवाल हो आप हमें कॉल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, पर हम जल्द लौटेंगे। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कानूनी पहलू। आज हम बात कर रहे हैं तलाक और उससे जुड़े कानून पर। इससे मुतालिक आपके कोई भी सवाल हो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे साथ हैं एडवोकेट विवेक नासा, जो आपके सवालों के जवाब देंगे। वकील साहब, जैसा कि अभी ब्रेक में जाने से पहले या ब्रेक में भी मैं आपसे बात कर रही थी कि अगर कोई लड़की किसी लड़के पर डिवोर्स का केस डालती है तो उसके आसपास बहुत सारे केस लगा दिए जाते हैं कि हमें डोमेस्टिक वायलेंस भी किया हमारे साथ और हमारे साथ दहेज उत्पीड़न भी किया गया। काफी एलिगेशन लगा देते हैं। टू बी वेरी ट्रू, क्या ये सही होते हैं या ये एक पैतरे हैं कि आपका केस थोड़ा हैवी हो जाए और लड़के वाले थोड़े नीचे अपने आप ही आ जाएं? आपकी बात बिल्कुल ठीक है, ये पैतरे होते हैं। काफी ज्यादा केसेस में जहां मिसयूज किया जाता है, ये पैतरे होते हैं ताकि लड़के वालों के ऊपर दबाव बनाया जा सके और वो डिवोर्स के लिए हाँ कह दें। डिवोर्स के साथ साथ कॉम्पनसेशन या एलिमनी भी मिल जाए। ये सारे एलिगेशंस लगाए, ज्यादातर केसेस में एलिगेशंस लगाए ही इसलिए जाते हैं ताकि एक मोटा अमाउंट एक्सट्रैक्ट किया जा सके लड़के वालों के थ्रू। अब आपको ये भी बता दूं, जब डिवोर्स होता है और कहीं सेटलमेंट हो जाती है एक अमाउंट की, तो ये सारे केसेस विड्रॉ भी कर लिए जाते हैं, चाहे डोमेस्टिक वायलेंस के हैं, चाहे 498 का है या इस तरीके के और भी केसेस हैं। अगर जहां भी इनकी सेटलमेंट हो जाएगी किसी भी अमाउंट पे, ये सारे केसेस अपने आप विड्रॉ कर लिए जाते हैं। इसीलिए मैंने पहले भी कहा था, जो 498 के केसेस होते हैं जो फाइल किए जाते हैं, 1 या 2% ही कन्विक्शन होती है। ज्यादातर 98-97% केसेस में सेटलमेंट हो जाता है और इसके सारे केसेस खत्म हो जाते हैं। इनिशियली जो इन-लॉज हैं उनको अरेस्ट कर लिया जाता था और अरेस्ट कर भी लिया जाता है इवन, और उससे उनकी हरासमेंट होती है जब तक उनकी बेल होगी। पहले तो वो 5-7 दिन 10 दिन अंदर रह ही लिए, बाद में उनको बेनिफिट मिला नहीं, चाहे विड्रॉ हो भी गया। ये सारा काम इसीलिए किया जाता है ताकि लड़के वालों पे दबाव बनाया जा सके डिवोर्स के लिए, और एलिमनी के नाम पे जो रकम है वो एक्सट्रैक्ट की जा सके। जरूरी नहीं कि सारे केसेस हरास करने के लिए किए जाते हैं, कुछ जेन्युइन केसेस भी होते हैं, बट आजकल हम देख रहे हैं शहरों में ज्यादातर केसेस पैसा एक्सट्रैक्ट करने के लिए ही किए जाते हैं। जी चलो, रेवाड़ी से प्रीति हमारे साथ जुड़ गई हैं फोन लाइन पे। प्रीति जी नमस्कार। जी मैम। पूछिए अपना सवाल। जी हेलो मैम, नमस्ते। जी नमस्कार, अपना सवाल पूछिए। एक्चुअली मैम मैं सन प्रेगनेंट हूँ। प्रीति, अपने टीवी की वॉल्यूम आप बंद कर दीजिए। जी
और मेरे घर वाले जो मेरे मतलब सास ससुर है, उन्होंने मुझे घर से निकाल रखा है कि मैं ना इस टाइम घर से हूँ, तो बोल रहे कि मैं अपने बच्चे की थोड़ी अमीर घर से शादी करेंगे, तो आप अपने घर से रहो, हम उनकी दूसरी शादी कराएंगे। तो आप बताओ मैं क्या करूँ? प्रीति जी, आप सबसे पहले कोर्ट में जाइए और रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स की एप्लीकेशन मूव कीजिए और इसमें अपने पति के अगेंस्ट डायरेक्शन दिलवाइए कि वो आपके साथ रहें या आपको अपने साथ रखें। अगर वो आपके साथ नहीं रहते हैं तो जैसे कि हमने डिस्कस किया, आपके पास भी ऑप्शन है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में एक कंप्लेंट फाइल करने का। अगर उन्होंने आपके साथ कोई क्रूअल्टी की है, जैसे कि आपको घर से भी निकाल दिया है, ये भी एक तरीके से एक क्रूअल्टी है, क्रूरता ही है, तो इसमें भी आप 498A का केस भी फाइल कर सकती हैं और मेजरली उन्हें कह सकती हैं कि भाई मैं तो आपके साथ रहना चाहती हूँ। और मेनली आप रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स की एप्लीकेशन फाइल कीजिए और अपने पति के अगेंस्ट डायरेक्शन दिलवाइए कि वो आपके साथ आके रहें या आपको अपने साथ रखे। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में भी प्रोविजंस हैं कि आप मैट्रिमोनियल होम में रहने का हक मांग सकती हैं, तो आप डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में एक कंप्लेंट फाइल कीजिए अपने लोकल मजिस्ट्रेट के सामने और राइट टू रेजिडेंस मांगिए मैट्रिमोनियल होम में। कोर्ट आपके हक में डायरेक्शन देगी कि आपको जिस मैट्रिमोनियल होम में जो आपके ससुराल है वहां आपको रखा जाएगा। अगर आपको लगता है आपके ससुराल में मारपीट की जा सकती है आपके साथ, तो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में ही आप प्रोटेक्शन ऑर्डर्स मांग सकते हैं। तो उसमें कोई पुलिस वाला या फिर प्रोटेक्शन ऑफिसर उस जिले की आपको डिप्यूट कर दिया जाएगा, उनका फोन नंबर दे दिया जाएगा और अगर आपके साथ मारपीट होती है तो वो पुलिस ऑफिसर या फिर जो प्रोटेक्शन ऑफिसर हैं वो आपके पास आएंगे और वो दे विल मेक श्योर कि आपके अगेंस्ट कोई भी प्रताड़ना ना की जाए, मारपीट ना की जाए। जी वकील साहब, पर ये कह रही है प्रेग्नेंट है और उनके सास ससुर यही धमकी देते हैं बार बार कि हम अपने लड़के की दूसरी शादी करवा देंगे। जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया है कि दूसरी शादी कराई नहीं जा सकती। अगर कोई दूसरी शादी कराता है तो ये एक ऑफेंस है बाइगैमी का 494 आईपीसी में, इंडियन पिनल कोड में। तो अगर कोई दूसरी शादी कराता है तो आप अपने हस्बैंड के अगेंस्ट एक पुलिस में कंप्लेंट भी करा सकते हैं, एफआईआर भी कराई जा सकती है कि मेरे पति ने दूसरी शादी कर ली है। कोर्ट में जाके भी कंप्लेंट कर सकते हैं। और जो दूसरी अगर शादी होती भी है डिवोर्स लिए बगैर, दूसरी शादी अमान्य है, उसकी कोई वैलिडिटी नहीं है, कानून की नजर में वो शादी ही नहीं है। जी चलिए प्रीति, आपको वकील साहब ने बहुत सारे ऐसे तरीके बता दिए जिससे आप इन सब चीजों से बाहर आ सकती हैं। वकील साहब, अभी हमने प्रीति की कॉल लेने से पहले मैं आपसे बात कर रही थी कि लड़कियों के पास तो बहुत सारे हथियार हैं जी। कि आप डिवोर्स केस फाइल करिए, उसके बाद 498A लगा दीजिए, आपके साथ डोमेस्टिक वायलेंस हो आप ये केस लगा दीजिए। लड़कों के हक में क्या है? क्योंकि ना ही उनके साथ डोमेस्टिक वायलेंस हो सकता है एज पर कानून की नजर में, और ना ही उनके लिए दहेज प्रताड़ना कुछ हो सकती है। तो लड़कों के पास क्या ऑप्शन होता है अगर वो डिवोर्स लेना चाहते हैं तो? हाँ, अगर लड़के डिवोर्स लेना चाहते हैं, जो ग्राउंड्स लड़कियों के पास अवेलेबल हैं, ज्यादातर ग्राउंड्स लड़कों के पास भी अवेलेबल हैं। ऑल्दो वो 498 में पत्नी के अगेंस्ट कंप्लेंट नहीं कर सकते, डोमेस्टिक वायलेंस के अंदर कंप्लेंट नहीं कर सकते, पर हिंदू मैरिज एक्ट में जो ग्राउंड्स अवेलेबल हैं लड़कियों को डिवोर्स के लिए, वो सारे ग्राउंड्स लड़कों के भी अवेलेबल हैं। ज्यादातर ग्राउंड्स अवेलेबल हैं। जैसे कि सबसे बड़ा ग्राउंड लड़कों के फेवर में होता है क्रूअल्टी, कि अगर उनकी किसी भी व्यक्ति की पत्नी उसके साथ क्रूरता करती है, उसको ढंग से ट्रीट नहीं करती, इन लॉज को ढंग से ट्रीट नहीं करती, ये ग्राउंड हो जाता है क्रूअल्टी का। जैसे कि हमने पहले देखा कि एक कॉलर ने भी कहा कि उनकी जो भाभी हैं, जो मतलब हस्बैंड की अगर वाइफ अगर उन्हें छोड़ के चली जाती है 2 साल या उससे ज्यादा, तो डिजर्शन एक ग्राउंड हो जाता है कि 2 साल से साथ नहीं रह रही। अगर उनका किसी और के साथ कोई रिलेशन बन जाता है, फिजिकल रिलेशन हो जाता है किसी महिला का किसी तीसरे व्यक्ति के साथ, हस्बैंड के साथ नहीं, किसी और व्यक्ति के साथ, तो ये ग्राउंड बन जाता है डिवोर्स का। अगर कोई महिला किसी कुष्ठ रोग से या मेंटल डिसऑर्डर से उन्हें प्रॉब्लम है, तो ये ग्राउंड बन सकता है डिवोर्स का, और उसमें मेडिकल एविडेंस लाना पड़ेगा। उसके बाद अगर किसी महिला 7 साल से कोई देखी नहीं गई, जानी नहीं गई, यानी उसका कोई सुराग नहीं है, वो गायब हो गई, 7 साल हो गए हैं, एक ग्राउंड बन जाता है डिवोर्स का। या फिर लड़के ने अपने फेवर में रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स की डिक्री करा ली है या जुडिशियल सेपरेशन की डिक्री करा ली है और 1 साल तक वो साथ फिर भी नहीं रह पाए हैं, कोएबिशन नहीं हो पाया, ये भी ग्राउंड बन जाता है डिवोर्स का। तो ये सारे ग्राउंड्स लड़कों के लिए अवेलेबल हैं। हाँ, ये जरूर है कि वो डोमेस्टिक वायलेंस में केस नहीं फाइल कर सकते, 498 में नहीं कर सकते। जी चलिए, राकेश हमारे साथ हैं गुड़गांव से फोन लाइन पर। राकेश जी नमस्कार। नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। तो मेरा क्वेश्चन है कि मेरे ब्रदर की शादी हुई थी 1 साल पहले, और उसकी जो वाइफ है वो शुरू पहले हम ज्वाइंट फैमिली इकट्ठे रहते थे, तो बहुत परेशान, पूरी फैमिली को बहुत परेशान करती थी। कमरे से बाहर निकल के पेरेंट्स को फोन करके मेरे को मार रहे हैं, पीट रहे हैं, बहुत परेशान करते हैं। उसके बाद फाइनली हम लोगों ने मिलकर उसको घर से बाहर कर दूसरा घर किराए पे लेके दे दिया,
जहाँ पर वो रहती है, और उसके बाद भी वो भाई को भगाने के लिए मना करती है, रोज से झगड़ा करती है, उसको मारती नहीं है वो। तो हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा क्या करें, अगर कुछ गाइडेंस दे सके तो। और वो दे आर वेटिंग कि हम लोग कानून केस फाइल कर दें और उसके बाद फिर वो देखेंगे। मतलब हमने पूरा फाइल तैयार करके लिए लड़के के पास जो फोन था उससे रिकॉर्डिंग ऑन करके उसकी सारी बात रिकॉर्ड करके सब सबूत इकट्ठे करनी है। जी, जैसे कि आपने कहा, जितना मैं समझ पाया हूँ आपके केस को, आपके भाई के साथ वो मारपीट भी करती हैं। आप ऑल्दो आपने अलग घर भी लेकर दे दिया और आपके अगेंस्ट वो फेक एलिगेशन भी लगाते हैं, घर से बाहर निकल के कहती हैं कि मारपीट करते हैं। तो इस सिचुएशन में तो ऐसा लगता है कि साथ रह पाना मुश्किल है, क्योंकि वो एलिगेशंस लगाती हैं और आपके जो अपने पति हैं उनके साथ मारपीट करती हैं, साथ रखना नहीं चाहती, चाहे उनको अलग घर भी लेके दे दिया गया है। तो इस केस में तो आप डिवोर्स की एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं, क्योंकि मारपीट की गई और अलग अलग तरीके से हस्बैंड को के साथ क्रूअल्टी की गई, चाहे वो मेंटल है चाहे फिजिकल है, ये ग्राउंड बन जाता है डिवोर्स का। तो मेरी तो सजेशन यही है कि आप क्रूअल्टी का ग्राउंड लेके डिवोर्स की एप्लीकेशन फाइल करें अपने लोकल फैमिली कोर्ट में। जी चलिए, मनु जुड़ गई हैं हमारे साथ रेवाड़ी से। मनु नमस्कार। मनु जी नमस्कार। चलिए, लगता है संपर्क इनसे हमारा टूट गया है। वकील साहब, अभी हमने बात की थी कि 498A पे अभी रिसेंटली 2 जुलाई को एक जजमेंट आई है। 498A यानी कि ये डाउरी कानून है। तो सबसे पहले आप बताइए क्या जजमेंट आई है उसमें। जी, मैं पहले भी डिस्कस कर रहा था कि अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने 2 जुलाई को एक लैंडमार्क जजमेंट पास की है इन द केस ऑफ अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार एंड अदर्स। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि 498A का जो के अंदर अगर किसी की कंप्लेंट की जाती है तो ऑटोमेटिकली लड़के या उसके फैमिली वालों को यानी कि इन लॉज को अरेस्ट ना किया जाए। पहले क्या होता था, क्योंकि ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है इंडियन पिनल कोड में, ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है, यानी कि इस केस में अगर कोई कंप्लेंट आती है तो लड़के जिसके अगेंस्ट भी कंप्लेंट है यानी कि लड़के और उसके माता पिता भाई बहन के खिलाफ यानी कि लड़की के इन लॉज के खिलाफ जो भी अगर लड़की कंप्लेंट करती है तो उस केस में लड़के वालों को पुलिस अरेस्ट कर लिया करती थी और ये एक वेपन बन जाता था, टूल हो जाता था लड़के वालों पर दबाव बनाने का और ताकि वो डिवोर्स ढंग से किया जा सके, जल्दी करवाया जा सके और लड़के वालों पर दबाव बनाया जा सके ताकि एक मोटा अमाउंट एक्सट्रैक्ट किया जा सके। अब सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दी है कि ऑटोमेटिकली 498A का कंप्लेंट दर्ज होते ही लड़के को या उसके घर वालों को अरेस्ट ना किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सेक्शन 41 CRPC में कुछ ग्राउंड्स हैं जो रोकते हैं किसी भी पुलिस वाले को अरेस्ट करने से पहले। पुलिस वाले किसी भी पुलिस ऑफिसर को जिसने कंप्लेंट दर्ज की है उसे यह सर्टेन करना है कि क्या ये व्यक्ति जिसको वो अरेस्ट करना चाहता है, क्या अगर इसको अरेस्ट नहीं किया गया क्या ये फिर से क्राइम करेगा, क्या ये एविडेंस के साथ टेम्परिंग करेगा, कोई विटनेस है विटनेस को रोक सकेगा, इन्वेस्टिगेशन में प्रॉब्लम करेगा या फिर कल को कोर्ट में प्रेजेंट नहीं रहेगा। अगर इन चीजों में से इन सारी ग्राउंड्स में से एक भी अगर जवाब है हाँ तो उसके पास पावर है अरेस्ट करने की, अदरवाइज वो अरेस्ट नहीं कर सकता। अदरवाइज उसने क्या करना है, एक पुलिस ऑफिसर ने लड़के वालों को एक नोटिस देना है, रिटर्न नोटिस, कि आप मेरे पास आइए, इस तरीके की कंप्लेंट आई है आपके खिलाफ और आपसे जो पूछताछ करनी है। अगर लड़का यानी कि अक्यूज और उसके घर वाले राजी हैं कि वो पुलिस वाले के पास जाके अपनी स्टेटमेंट देने को राजी हैं, जो भी पूछताछ होनी है, जो भी क्वेश्चनिंग होनी है, अगर वो क्वेश्चनिंग के लिए राजी हैं तो उनको अरेस्ट नहीं किया जा सकता। तो मेरा सजेशन उन लोग सभी लोगों से है जिनके अगेंस्ट 498A की कंप्लेंट दर्ज की गई है, अगर आपको पुलिस वाले कहते हैं कि आप थाने में आइए तो आप थाने में जाइए और आप कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शंस हैं कि हमें अरेस्ट ना किया जाए, हम इन्वेस्टिगेशन में साथ देंगे, जो क्वेश्चनिंग आप करेंगे हम क्वेश्चंस के आंसर देंगे, जब आप थाने में बुलाएंगे हम आने को राजी हैं और जब भी आप कहेंगे कोर्ट में आने को तो हम कोर्ट में आने को भी राजी हैं। तो आपने हमेशा यही कहना है पुलिस को, हम इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट करेंगे। तो पुलिस वाला आपके अगेंस्ट आपको अरेस्ट नहीं कर सकता। अगर अरेस्ट कर भी लेता है और 24 घंटे के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करता है तो आप मजिस्ट्रेट को भी सेम चीज कह सकते हैं कि हम इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट करने को तैयार हैं और हम ऐसा कोई ऑफेंस फिर से नहीं करेंगे तो हमें रिलीज किया जाए। मजिस्ट्रेट आपको रिलीज करेगा और अगर इन डायरेक्शंस जो सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शंस दी हैं इनके अगेंस्ट जाके अगर कोई पुलिस वाला आपको अरेस्ट भी करता है तो पुलिस वाले के अगेंस्ट डिपार्टमेंटल इंक्वायरी इनिशिएट की जा सकती है और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का भी केस फाइल किया जा सकता है। एवं अगर मजिस्ट्रेट को भी डायरेक्शंस हैं कि ये सारे जो मैंने बात की है, जिन प्रोसीजर्स की बात की है, इन प्रोसीजर्स को फॉलो किया जाए। अगर मजिस्ट्रेट ये देखता है कि
ये सारे प्रोसीजर्स फॉलो नहीं किए जा रहे और उसके बाद भी मजिस्ट्रेट इन चीजों को आगे बढ़ने देता है, तो मजिस्ट्रेट के अगेंस्ट भी कंसर्न हाई कोर्ट डिपार्टमेंटल इंक्वायरी इनिशिएट कर सकता है। तो अब आने वाले समय में इतनी जल्दी 498 के केसेस में इन लॉज हस्बैंड या इन लॉज को अरेस्ट किया नहीं जा सकेगा। आप पुलिस के पास जाके ये कहें बस कि हम इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट करने को तैयार हैं, आपको अरेस्ट नहीं किया जाएगा। जी चलिए, तो एक लैंडमार्क जजमेंट आई है 2 जुलाई को 498A के केस के अंदर किसी को भी अरेस्ट नहीं किया जा सकता। अगर लड़के पक्ष वर पक्ष की बात कर रहे हैं, वर पक्ष की बात कर पक्ष को किसी को भी अरेस्ट नहीं किया जा सकता। एक कॉलर और हमारे साथ भिवानी से जुड़ गए हैं, ये भी अपना नाम नहीं बताना चाहते। नमस्कार, अपना सवाल पूछिए। मैम मैं ये पूछ रहा था कि ये लीगल डेफिनेशन क्या होती है क्रुएल्टी की, मेंटल एंड फिजिकल। तो मेंटल क्रुएल्टी में क्या क्या कहता है? मेंटल क्रुएल्टी काफी चीजों से हो सकती है। अगर पत्नी पति को परेशान करती है, उसकी बात नहीं मानती, जो चीज एक मैट्रिमोनियल लाइफ में जो चीजें फॉलो होनी चाहिए उसे किसी नाम से पुकारती है, अगर कोई घर वाले किसी भी तरीके से उसे कहें कुछ काम करने के लिए या फिर जो उसके रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो नहीं करती है, जैसे कि हमने एक पहले कॉलर से भी सुना कि वो अपने घर से बाहर निकलते ही अपने घर वालों को फोन करके कहती हैं कि हम मेरे साथ मारपीट की जा रही है, जबकि एक्चुअली मारपीट नहीं की जा रही होती, अपने हस्बैंड के साथ ढंग से बिहेवियर नहीं है। तो ये कुछ चीजें हो सकती हैं जो कि ये जो मैंने डिस्कस किया ये मेंटल क्रुएल्टी में आएंगी। इसकी कोई वाइड डेफिनेशन तो है नहीं कि क्या कॉन्स्टिट्यूट करेगा मेंटल क्रुएल्टी। आपको ये कोर्ट, अगर आप कोर्ट में एक ग्राउंड लेते हैं मेंटल क्रुएल्टी का ग्राउंड लेते हैं डिवोर्स के लिए, तो आपको मेंटल क्रुएल्टी कोर्ट में इन्हीं जो एक्शंस हुए हैं, जो भी सारी ये सिचुएशंस के अकॉर्डिंगली आपको दिखाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कोर्ट को ये सिचुएशन थी और महिला ने इस तरीके से किया, तो ये मेंटल क्रुएल्टी होगी। तो मेंटल क्रुएल्टी ऐसी कुछ भी हो सकती है कि जो आपको हरासमेंट लगे, मेंटल हरासमेंट लगे, आप लड़की के अगेंस्ट कोई एक्शन ना ले पाए, जो उनकी ड्यूटीज हैं, लड़की की बहू की जो ड्यूटीज हैं वो ड्यूटीज नहीं निभा रही, चाहे वो हस्बैंड के लिए ड्यूटीज होंगी, चाहे वो बच्चों के लिए होंगी, या अपने हस्बैंड के अगेंस्ट कोई भी फेक एलिगेशंस लगा रही हैं, किसी भी तरीके के एलिगेशन भी एक मेंटल क्रुएल्टी ही मानी जाएगी। जी चलिए, अंबाला से सुशील हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी नमस्कार, अपना सवाल पूछिए। सर ऐसा है मैडम कि जैसे लड़की ने पहले हमें बताया कि हम पहले शादी की उसने, मगर उसकी सेकंड मैरिज थी ये जी, हमें बताया कि फर्स्ट मैरिज है। अच्छा जी, ठीक है, और कोर्ट ने खर्चा भी लगा दिया इस केस के ऊपर, और उसके अंदर 420 हमने 420 का केस डाला, तो 420 के अंदर अरेस्ट भी हो चुकी है, सारे प्रूफ है हमारे पास, मगर कोर्ट कह रही है खर्चा दीजिए, आप खर्चा देना पड़ेगा आपको। ऐसा क्यों? अच्छा एक बात बताइए, पहले उनका डिवोर्स हो चुका था या नहीं हुआ था? सर ऐसा उसका पहले डिवोर्स हो चुका था, हमारी सेकंड मैरिज थी ये। ठीक है सर, ठीक है, मतलब उन्होंने आपसे छुपाया कि उनकी ये सेकंड मैरिज है? हाँ जी, उन्होंने सेकंड में बताया कि मगर उसकी थर्ड मैरिज थी ये। अच्छा, हाँ जी। पर देखिए कोर्ट बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि आपको खर्चा देना पड़ेगा। खर्चा क्यों देना पड़ेगा, चाहे वो सेकंड मैरिज थी या थर्ड मैरिज थी, पर ये मैरिज थी, लीगल मैरिज थी। लीगल मैरिज में अगर वाइफ चाहे तो अपने हस्बैंड से मेंटेनेंस मांग सकती है। कानून एक मिनट मैं बताता हूँ ना सर जी, उन्होंने जो सेकंड मैरिज उसकी हुई है वहां से कोई तलाक नहीं है, जबकि उसकी खुद की स्टेटमेंट है कि मेरा कोई तलाक नहीं हुआ सेकंड मैरिज से, और जो हमारे साथ थर्ड मैरिज की उसने। अच्छा, अभी मैंने यही तो पूछा था आपसे कि उनका तलाक हुआ था। अगर सेकंड मैरिज में उनका तलाक नहीं हुआ, आपसे थर्ड मैरिज कर ली, तो ये शादी ही वॉइड है, यानी कि शादी अमान्य है। तो आप कोर्ट में जाके कहें कि ये शादी अमान्य थी। पर मैं आपको बता दूं, सुप्रीम कोर्ट की कुछ समय पहले जजमेंट आई थी कि अगर कोई लड़का और लड़की या तो उनकी शादी हो गई है या शादी जैसे रिलेशंस में, शादी जैसे इंस्टीट्यूशन के रिलेशंस में रह रहे हैं, तो भी मेंटेनेंस बनेगा। जैसे कि अगर कोई लड़का और लड़की लिव इन रिलेशंस में भी रह रहे हैं, उनकी शादी नहीं हुई है, तो भी लड़के को मेंटेनेंस देना पड़ेगा। यानी कि जो रिलेशनशिप है इट शुड बी इन द नेचर ऑफ मैरिज, क्योंकि अब आपके केस में भी लड़का और लड़की मैरिज की नेचर में ही रह रहे हैं, जो रिलेशनशिप है इट इज इन द नेचर ऑफ मैरिज, तो मेंटेनेंस तो देना ही पड़ेगा। हाँ, आप कोर्ट में ये जाके जरूर कह सकते हैं कि क्योंकि इनका पहले तलाक नहीं हुआ था, अब जो थर्ड मैरिज इन्होंने की बिना तलाक लिए की, तो ये वॉइड है, यानी कि ये अमान्य है, इस मैरिज को माना ही नहीं जा सकता। आप कोर्ट में जाके कहें क्योंकि मैरिज अमान्य थी तो मेंटेनेंस भी नहीं बनता, आप ये ग्राउंड ले सकते हैं। पर जहां तक अगर सुप्रीम कोर्ट की बात करें, तो सुप्रीम कोर्ट ने, जैसे कि मैंने पहले कहा, सुप्रीम कोर्ट ने ये एक लैंडमार्क जजमेंट पहले पास की थी
कि अगर कोई लड़का और लड़की दे आर लिविंग इन द नेचर ऑफ मैरिज, ऐसी कोई रिलेशनशिप है जो कि नेचर ऑफ मैरिज है, तो मेंटेनेंस देना ही पड़ेगा। जी चलो, राकेश हमारे साथ फिर से जुड़ गए हैं गुड़गांव से। राकेश जी पूछिए अपना सवाल। श्री, मेरा जो केस है, मेरी जो शादी हुई थी राजस्थान से हुई थी जी जी, तो उसमें मैंने एक्चुअली क्या हुआ था कि कुछ उन्होंने मेरे साथ में केस कर दिया था, 198 कर दिया था और 498 कर दिया, दहेज का और मारपीट ने कर दिया था मैंने। जी जी। और उसमें क्या हुआ था, अब वो मैंने कई बार अपने जो हमारे गांव के सरपंच है उनसे ही बोला था कि आप किस तरीके से मतलब वो आ जाए, तो अब वो बोल रहे कि मैं जाना नहीं चाहती और ना ही वो फैसला करते। एक्चुअली मेरे पापा जो गवर्नमेंट सर्विस है और मेरे पापा मम्मी का नाम भी है अभी तक, और उन्होंने मेरी वो भी करवा दी थी, मतलब जेल भी भेज दिया था 2 दिन के लिए। तो आप बताइए मैं इसमें क्या कर सकता हूँ? देखिए, इस केस में जैसे कि आपके अगेंस्ट 498 का केस ऑलरेडी फाइल्ड है, तो आप इसमें सबसे पहले क्या कीजिए, आप रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स की पिटीशन फाइल कर सकते हैं लोकल कोर्ट में, और अपनी वाइफ को डायरेक्शन, आप अपनी वाइफ के अगेंस्ट डायरेक्शन ले सकते हैं कि वो आपके साथ आके रहें। अगर वो आपके साथ आके नहीं रहती तो अल्टीमेटली डिवोर्स ही लेने का ऑप्शन बचता है, क्योंकि अगर कोई महिला आपके साथ, आपकी वाइफ आपके साथ नहीं रहना चाहती, जबरदस्ती तो किसी भी महिला को रखा नहीं जा सकता उसके पति के साथ, तो ऑप्शन है डिवोर्स का। तो आप उनसे बात कीजिए, अगर वो राजी हैं डिवोर्स लेने के लिए तो आप डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट फाइल कर सकते हैं। रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स की एप्लीकेशन फाइल कीजिए, उनका डायरेक्शन दिलवाइए कि वो आपके साथ आके रहें। अगर वो साथ नहीं रहती और डिवोर्स लेना चाहती हैं तो आप डिवोर्स के लिए एप्लीकेशन फाइल कीजिए म्यूचुअल कंसेंट। अगर वो डिवोर्स भी नहीं लेना चाहती, आपको सिर्फ परेशान करना चाहती हैं, तो आप यूनिलैटरली भी डिवोर्स की एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। क्रूअल्टी का ग्राउंड ले सकते हैं, क्योंकि आपके अगेंस्ट 498 का क्रिमिनल केस कर दिया, और ये मेंटल क्रूअल्टी ही एक तरीके से, ये भी मेंटल क्रूअल्टी है। कोई भी झूठा केस फाइल करवा देना, आपको दो दिन के लिए अंदर भी जाना पड़ गया, तो ये मेंटल क्रूअल्टी है वाइफ के द्वारा। तो ये ग्राउंड लेके भी आप यूनिलैटरली भी डिवोर्स का केस फाइल कर सकते हैं। तो आपके पास 3 ऑप्शन है जो मैंने बता दी हैं। रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स का केस फाइल कीजिए, डायरेक्शन दिलवाइए वाइफ को, आपके साथ आके रहें, बात कीजिए वाइफ या उसके घर वालों से। अगर डिवोर्स लेना चाहती हैं तो म्यूचुअल कंसेंट से फाइल कीजिए, और वहां भी बात नहीं बनती तो यूनिलैटरली भी डिवोर्स फाइल कर सकते हैं। जी चलिए, उम्मीद है आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। वकील साहब, एक क्वेश्चन बार बार जहन में आ रहा है कि मेंटेनेंस मांगा जाता है जब डिवोर्स होता है, महिलाएं मांगती हैं, क्या पति भी मेंटेनेंस मांग सकता है? जी, बहुत अच्छा सवाल है। अब अगर हम बात करें, अलग अलग कानून हैं, अलग अलग कानूनों में अलग अलग प्रोविजंस हैं। यूजुअली महिलाएं 125 सीआरपीसी में मेंटेनेंस मांगती हैं, और उसमें वो ग्राउंड पुरुषों को अवेलेबल नहीं है। अगर हम हिंदू मैरिज एक्ट की बात करें, हिंदू मैरिज एक्ट में प्रोविजन है, इसमें हस्बैंड और वाइफ, ये जनरल न्यूट्रल लॉ है, तो इसमें हस्बैंड और वाइफ दोनों ही मेंटेनेंस मांग सकते हैं। अगर हस्बैंड की ज्यादा कमाई है तो वाइफ को मेंटेनेंस मिल जाएगा, और अगर वाइफ अच्छा अर्न कर रही है, इसके नाम काफी ज्यादा प्रॉपर्टी है, तो हस्बैंड भी मांग सकता है। तो हिंदू मैरिज एक्ट में तो प्रोविजन है पतियों के लिए कि वो भी मेंटेनेंस मांग सकते हैं, पर जो दूसरे कानून है जैसे कि 125 सीआरपीसी, उसमें पतियों के पास ग्राउंड अवेलेबल नहीं है मेंटेनेंस मांगने का। जी, तो चलिए, एक पॉइंटर तो ऐसा है जो पतियों के हक में। हाँ, कुछ चीजें हैं पतियों के हक में। जी, अच्छा, एक लास्ट सवाल वकील साहब की, एक बार आपका डिवोर्स हो गया तो उसके कितने वक्त बाद आप दूसरी शादी कर सकते हैं? ये बहुत ही अच्छा सवाल है। अगर डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट हुआ है तो म्यूचुअल कंसेंट के जिस दिन आपको डिवोर्स की डिक्री मिली उसके आप नेक्स्ट डे ही शादी रीमैरिज कर सकते हैं। वो इसलिए क्योंकि डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट में दोनों हस्बैंड और वाइफ रजामंद थे, और म्यूचुअल कंसेंट की जो डिक्री होती है उनकी अपील लाई नहीं करती अनलेस एंड अनटिल कोई फ्रॉड एलेज करे। तो यूजुअली जब आप पिटीशन फाइल करेंगे, जॉइंट स्टेटमेंट देंगे कोर्ट में जाके, वहां आपसे पूछा जाता है कि कोई फ्रॉड है, आप अपनी फ्री विल से कर रहे हैं। तो जब डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट हो गया तो आप इमीडिएटली नेक्स्ट डे ही भी रीमैरिज कर सकते हैं। अगर जो कंटेस्टेड केसेस हैं डिवोर्स के, उसमें जिस दिन आपके हक में डिक्री हो गई, उसके बाद दूसरी पार्टी के पास समय होता है अपील फाइल करने का। 90 दिन का समय है अपील फाइल करने का। अगर 90 दिन में हायर कोर्ट में अपील फाइल नहीं की गई है तो आप 90 दिन का समय खत्म हो जाने के बाद शादी कर सकते हैं। अगर अपील फाइल कर ली गई है हाई कोर्ट के द्वारा, अपीलेट कोर्ट के द्वारा, तो अपील अगर डिसमिस की कर दी गई है, एडमिट नहीं की गई, तो जैसे ही डिसमिस होती है अपील तब आप रीमैरिज कर सकते हैं। और अगर हायर अपीलेट कोर्ट उस मैटर को सुनता है, डिसाइड करता है, जो भी उसके बाद उसका ऑर्डर होगा अपीलेट कोर्ट का, उसकी डिक्री के बाद ही आप शादी कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली इन अ नटशेल म्यूचुअल कंसेंट के केसेस में इमीडिएटली आप शादी कर सकते हैं,
और जो कंटेस्टेड केसेस हैं उनके डिक्री होने के 90 दिन के बाद जब अपील का समय खत्म हो जाएगा आप तब रीमैरिज कर सकते हैं। जी चलिए वकील साहब, थैंक यू सो मच यहाँ आने के लिए। थैंक यू। तो कानूनी पहलू में आज बस इतना ही। अगली बार फिर हाजिर होंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए